Good morning, dear 11th class. Dear students, today we are starting the new chapter, legislature. Let us start this chapter. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. कहते हैं लेजिस्लेचर जो होती है बेटा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉज बनाती है. पर लॉ बनाना ही सिर्फ लेजिस्लेचर का काम नहीं होता, इसके बिना बहुत सारे डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो हैं वो लेजिस्लेचर में होते हैं. जैसे वॉकआउट करना है या ओपोजिशन के लीडर्स ने प्रोटेस्ट करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है. अनएनिमिटी होता है कि कंप्लीट एग्रीमेंट भी होता है कई ग्रुप्स के बीच में, वो चीज़ दिखानी है, कंसर्न दिखाना है, कोऑपरेशन दिखाना है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? पार्लियामेंट में होती हैं. तो इन सब चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है. एक जेन्युइन डेमोक्रेसी वही है जिसमें इनकंसीएबल, समझ से बाहर, एक जेन्युइन डेमोक्रेसी समझ के बाहर है अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन ना हो. एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर वो नहीं हो सकती अगर उसमें दो ग्रुप्स की आपस में बातचीत ना हो. ठीक है. तो द लेजिस्लेचर आल्सो हेल्प पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल. लेजिस्लेचर की वजह से ही जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं. इसीलिए जो पार्लियामेंट है या जो जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे लेजिस्लेचर का अब उतना रोल नहीं रहा, एग्जीक्यूटिव का रोल ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. अब इंडिया में भी देख लो, जो कैबिनेट है वो पॉलिसीज़ बनाती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ बनाती है. वो एजेंडा सेट करती है कि देश को, गवर्नमेंट को कैसे चलाना है. और दिस हैज़ लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइन. इससे ये ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट का रोल पहले से कम हो गया है. पर फिर भी अगर जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हो, फिर भी उसको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी तो देखो चाहिए ही चाहिए. एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, उसे पार्लियामेंट को तो फेस करना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट की बातों के आंसर भी देने ही पड़ेंगे. इसीलिए डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है. क्योंकि पार्लियामेंट ही वो चीज़ है जिसमें ओपन डिबेट होती है, खुल के डिबेट होती है. इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव. और भी गवर्नमेंट के कई ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उन सब में से जो ये लेजिस्लेचर है ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है. अब आप देखो, इन्होंने एग्जांपल बताई है कि जसवंत सिंह हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने ना यूरिया की प्राइस इंक्रीज़ कर दी थी. ठीक है. जब उन्होंने यूरिया की प्राइस इंक्रीज़ की तो अपोजिशन ने इस चीज़ का विरोध किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर को उस इंक्रीज़ की प्राइस को वापस लेना पड़ा. इट मीन्स पार्लियामेंट का देखो रोल है. ठीक है. एंटायर अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर को बजट प्रपोजल में से यूरिया की प्राइस को कम करना पड़ा था. ये इस चीज़ की एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं जो ये शो करती हैं कि पार्लियामेंट का रोल है. हम ये नहीं कह सकते कि एग्जीक्यूटिव ही ज़्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट भी बहुत पावरफुल है. वाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अगला क्वेश्चन देखो कि पार्लियामेंट आप सबको पता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलके पार्लियामेंट बनी है. तो अगला क्वेश्चन है कि हमें 2 हाउसेज क्यों चाहिए पार्लियामेंट के. तो कहते हैं पार्लियामेंट जो शब्द है वो हमारी कंट्री की नेशनल लेजिस्लेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होती है उसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, पर जो नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर होती है उसे कल्ली को ही हम पार्लियामेंट कहते हैं. स्टेट्स में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पे जो लेजिस्लेचर होती है वो लेजिस्लेचर ही रहती है. ठीक है. जो इंडिया की पार्लियामेंट है बेटा उसके 2 हाउसेज हैं, 1, 2. व्हेन देयर आर 2 हाउसेज, अगर किसी भी जगह पे 2 लेजिस्लेचर्स हों, चाहे पंजाब, हरियाणा, चाहे स्टेट्स में चाहे सेंटर लेवल पे, कहीं पर भी अगर 2 लेजिस्लेचर्स हों तो उसे याद कर लो, उसे हम बाया कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेचर. और इंडियन जो पार्लियामेंट है उसके कितने हाउसेज हैं? ऑब्वियसली 2 हैं. आप सबको पता है कौन कौन से हैं. एक तो है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा. और जो लोकसभा है बेटा
और जो राज्यसभा है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राज्यसभा को कहते हैं। और जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ पीपल, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेटस द ऑप्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ साफ कही है स्टेट्स को कि चाहे आप यूनिकैमरल बन जाओ या बाईकैमरल बनो, स्टेट्स को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, ये उनकी मर्जी है। इंडिया में इस टाइम 6 स्टेट्स ऐसी हैं जो बाईकैमरल हैं। बाईकैमरल का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 हाउसेस। देखो कौन कौन सी हैं वो बाईकैमरल वाली स्टेट्स है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दिस इज बाईकैमरल है ये। उसके बाद बिहार बाईकैमरल है, उसके बाद कर्नाटका बाईकैमरल है, उसके बाद महाराष्ट्र बाईकैमरल है, 2 इसमें लेजिस्लेचर्स हैं, फिर तेलंगाना में 2 लेजिस्लेचर्स हैं, फिर यूपी में 2 लेजिस्लेचर्स हैं। इन 6 स्टेट्स में क्या है, बाईकैमरल है। पंजाब में आपको पता है ये 1 है, यूनिकैमरल है, पंजाब में 1 लेजिस्लेचर है। जस्ट नेक्स्ट देखो, कंट्रीज़ विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी, ऐसी कंट्रीज़ जिनका साइज़ बड़ा है और डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, ऐसी कंट्रीज़ वो हमेशा क्या करती हैं, वो हमेशा 2 हाउसेस को ही प्रेफर करती है ताकि गवर्नमेंट्स अच्छे से चल जाए। तो हमारी जो नेशनल लेजिस्लेचर है इसीलिए उसमें 2 हाउसेस हैं ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सारे ग्रुप के जो लोग हैं इंडिया के, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और जितने भी इंडिया के ज्योग्राफिकल पार्ट्स हैं सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर होती है उसका एक और फ़ायदा भी है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर की वजह से हर डिसीज़न रिकन्सिडर हो जाता है। रिकन्सिडर कैसे हो जाता है कि जैसे डिसीज़न पहले 1 हाउस में लिया, एवरी डिसीजन टेकन बाय 1 हाउस वो गोज़ टू अदर हाउस, वो दूसरे हाउस में डिस्कशन के लिए जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि हर बिल, हर पॉलिसी 2-2 बार डिस्कस हो जाती है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि चीज़ें 2 बार चेक हो जाती हैं, हर मैटर 2 बार चेक हो जाता है। इवन इफ़ 1 हाउस टेक्स अ डिसीजन इन हैज़िट, अगर किसी एक हाउस ने जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लिया तो फिर वो दूसरे हाउस में चली जाएगी चीज़, तो वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगी, वहाँ पे रिकन्सिडरेशन पॉसिबल हो जाएगी। तो बाईकैमरल के ये फ़ायदे हैं। अब हम राज्यसभा पे कंसंट्रेट करते हैं। कहते हैं हर ईच ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जस्ट वेट, हाँ जी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। राज्यसभा जो है, ध्यान से सुनना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं करवाती हूँ 1 मिनट आपको फिर से। राज्यसभा जो है उसमें जो लोग आते हैं बेटे वो स्टेट्स से आते हैं, उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, ये चीज़ ध्यान से सीख लो। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है, इसे हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। जितने भी रेजिडेंट होते हैं स्टेट के जितने भी रेजिडेंट हैं, इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब है जैसे सपोज करो ये पंजाब है, ठीक है, ये पंजाब है, पंजाब में यहाँ पे एक पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठेगा, एमएलए। तो इन एमएलएज को हम लोगों ने, ये कौन है, हम लोग हैं सारे, हम लोगों ने चुने हैं ये एमएलए। हम कौन है, हम रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट हैं। हम लोग कौन हैं, हम रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट हैं, हम इस स्टेट के रहने वाले हैं। हम लोगों ने किसे चुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, एमएलएज को चुना है। अब हमारे चुने हुए जो एमएलए है वो यहाँ पे हमने ये एमएलए चुन दिए हैं रेड कलर से, ये हमने एमएलए चुन लिए। अब हमारे चुने हुए एमएलए अपने में से कुछ एमएलएज को राज्यसभा के मेंबर बना के चुनते हैं, ठीक है। हम लोगों ने किसे चुना, एमएलएज को। एमएलएज किसे चुनते हैं, एमएलएज आगे राज्यसभा के मेंबर चूज़ करते हैं अपने में से। तो इलेक्शन क्या हो गए, इलेक्शन इनडायरेक्ट हो गए।
वी कैन इमेजिन two different principles of representation in the second chamber. One way to give equal representation to all the parts of the country, irrespective of their size and population. We may call this a systematic representation. On the other hand, parts of the country may be given representation according to, चलो कहते हैं हमें अब दो प्रिंसिपल्स हम चूज़ कर सकते हैं. एक तो ये देखो, पंजाब इतना सा है, यूपी इतना बड़ा है, ठीक है. यूपी में ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, पंजाब में पॉपुलेशन कम होगी. तो एक तो तरीका ये है कि दोनों को कह दो कि दोनों ने 15-15 लोगों को भेजना है राज्यसभा के लिए. एक तो ये तरीका है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कह दो, साइज़ और पॉपुलेशन को ध्यान ना रखो, साइज़ और पॉपुलेशन को ध्यान ना रखो, सबको कह दो कि बराबर बराबर मेंबर भेजो. जैसे अब इंडिया में 28 स्टेट हैं, सबको कह दिया कि 10-10 भेज दो, तो 280 हो गए ना. या तो ये तरीका है. दूसरा तरीका क्या है कि जो रीजन पार्ट बड़ा है, पॉपुलेशन जिसमें ज़्यादा है, उसमें से ज़्यादा आए मेंबर्स, और जो रीजन छोटा है जिसमें पॉपुलेशन कम है, उसमें से कम मेंबर आए. दूसरा तरीका ये है. तो यूएसए जो है बेटा, उसमें तो हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है. यूएसए वालों ने तो, उनकी सीनेट होती है, हमारी पार्लियामेंट होती है ना, उनकी सीनेट होती है. तो उनकी सीनेट में इक्वली सारी स्टेट्स के लोग मतलब बराबर बराबर जाते हैं. मतलब चाहे स्मॉल स्टेट है चाहे बड़ी स्टेट है, सबके इक्वल मेंबर जाएंगे उनकी सीनेट में. द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडॉप्शन फॉर राज्यसभा इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूएसए. पर हमने जो सिस्टम चूज़ किया है, हमने यूएसए से अलग सिस्टम चूज़ किया है. हमारे यहाँ क्या सिस्टम चूज़ हुआ है? नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये चीज़ ध्यान से सीख लो. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में लिखा है कि हम कैसे अपने देश में राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ करेंगे. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया बेटा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.